वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो वो देख लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब आगे ये सुनकर लू उसके डैड का काफी ज्यादा मजाक उड़ाता है और यंग को लियांग को ह्यूमन वर्ल्ड में फेंकने को कहता है। शाओ ऐसा करने से मना करता है, प्लीज ऐसा मत कीजिए, वो अभी काफी ज्यादा छोटा है और भूख के मारे उसकी जान भी जा सकती है। लेकिन भाई लू उसे उठा के कमरे में बंद कर देता है। शुक्र मनाओ तुम्हारे पास गार्डियन स्पिरिट है, वरना मैं तुम्हें भी वहीं पर फेंक देता। और वो जाते हुए कहता है, चिंता मत करो, अगर तुम बड़े होकर जनरल बने तो तुम इसी स्ट्रीट में अपने भाई की स्पिरिट से दोबारा मिल सकते हो। और शाओ भी काफी ज्यादा रो रहा था और लू का जो बिहेवियर था वो शाओ के डैड से काफी ज्यादा अलग था और वो स्ट्रीट में काम कर रही स्पिरिट से काफी बुरी तरीके से बर्ताव करता था। तुम लोग कान खोलकर सुन लो, आज से यहाँ पर सिर्फ मेरे ऑर्डर चलेंगे। यंग उसे ऐसा करने से मना करता है लेकिन लू उसकी नहीं सुनता। तो यहाँ पे हम शाओ को देखते हैं जो कि दरवाजा तोड़ने की ट्राई कर रहा था। अब ये दोनों लियांग को राक्षसा स्ट्रीट के गेट पर ले आए थे क्योंकि बिना गार्डियन स्पिरिट वाले लोग खुद से इस गेट को पार नहीं कर सकते। तो लू यंग से लियांग को मांगता है। अब यंग जैसे ही लू को उसे दे रहा होता है, पीछे से शाओ आकर उससे वो छीन लेता है और शाओ ने वहां से बाहर निकलने के लिए पूरे ही घर में आग लगा दी थी। और लू को यह सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि वो खुद वहां पर रहने वाला था। अब शाओ अपने भाई को लेकर ह्यूमन वर्ल्ड जाने की सोच रहा था। लू उसे कहता है, अगर तुम दोनों वहां पर गए तो भूख के मारे मर जाओगे क्योंकि मैं तुम्हारे भाई का कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हाँ मैं तुम्हें डेड आइलैंड भेज सकता हूँ। वहां पर तुम अपनी गार्डियन स्पिरिट को कंट्रोल करना सीख सकते हो और उसके बाद इस स्ट्रीट के जनरल भी बन सकते हो। वहीं लियांग अपने भाई का हाथ पकड़कर काफी ज्यादा खुश हो रहा था। तो शाओ ह्यूमन वर्ल्ड में जाने की डिसाइड करता है और वो एकदम से गेट के पार छलांग लगा देता है। फिर हम शेरलिंग को देखते हैं जिसे पिछले इंसिडेंट के बाद काफी भयानक सपने आ रहे थे और उसके साथ जो कुछ भी हुआ था वो भी उसे एक सपना लग रहा था। और अगले ही पल वो अपने सामने लियांग और शाओ को देखती है और वो ये समझ जाती है कि उस दिन जो कुछ भी हुआ वो एक सपना नहीं था। और वहीं उसे ये सोचकर भी काफी ज्यादा डर लग रहा था कि उसके आसपास काफी सारी स्पिरिट्स हैं। शाओ उसे बताता है कि कोई भी नॉर्मल इंसान राक्षसा स्ट्रीट में ऐसे एंटर नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा करता है तो स्ट्रीट का जनरल उसकी मेमोरी मिटा देता है। अब शाओ उसकी मेमोरी मिटाने के लिए आगे जा रहा होता है, लेकिन तभी अचानक वो रुक के ये सोचता है, अगर इसने स्ट्रीट का बॉर्डर क्रॉस किया है तो शायद इसके पास गार्डियन स्पिरिट है। लेकिन शेरलिंग की बॉडी में से इसे कोई भी साइकिक पावर महसूस नहीं हो रही थी। तो फिर क्या था? शाओ फिर से उसकी मेमोरी मिटाने में लग जाता है, लेकिन शेरलिंग उसके ऊपर अपना बैग फेंक के मारती है और शाओ भी उस बैग को हवा में उड़ा देता है, जिसमें से सारा सामान निकल के बाहर गिर जाता है, जिसमें सटों का बिजनेस कार्ड भी था। लियांग वो कार्ड शाओ को दिखाता है। शाओ शेरलिंग से पूछता है, आखिरकार तुम्हारे पास ये कार्ड कहां से आया? वो कहती है, अरे इसी बंदे की वजह से हमारा एक्सीडेंट हुआ था। शाओ पूछता है, तो आखिरकार तुम उस स्ट्रीट में आई क्यों? शेरलिंग उसे वो मैसेज दिखाती है जो कि उसे रिसीव हुआ था और वो दोनों ये मैसेज देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये मैसेज सिर्फ साइकिक पावर वाले लोग ही पढ़ सकते हैं। अब ये दोनों भाई बात कर रहे थे कि अगर इस लड़की के पास साइकिक पावर नहीं होती तो ये यहाँ तक नहीं पहुंच पाती, लेकिन इसके अंदर से हमें कोई भी साइकिक पावर महसूस नहीं हो रही है। जिसके बाद भाई शाओ अब इसे ह्यूमन वर्ल्ड छोड़ने के लिए जा रहा था। अब जाते जाते शेरलिंग ये कहती है, मुझे ऐसा लगा था कि राक्सा स्ट्रीट एक छोटी सी स्ट्रीट है, लेकिन ये तो काफी बड़ी सिटी है। शाओ उसे बताने लगता है कि पहले ये एक स्ट्रीट ही थी, लेकिन स्पिरिट की बढ़ती हुई पॉपुलेशन को देखकर इसे भी बड़ा कर दिया गया है। और वो साथ में ये भी बताता है कि स्पिरिट को स्पिरिट वर्ल्ड में जाने के लिए काफी ज्यादा वेट करना पड़ता है और जो स्पिरिट इतना ज्यादा वेट नहीं करती वो एक इविल स्पिरिट बन जाती है। और शेरलिंग यहाँ पे जितने भी लोगों को देख रही थी वो सारे के सारे ही स्पिरिट थे। और शेरलिंग उससे ये भी पूछती है कि जब तुमने फाइट की थी तो तुम्हारे अंदर वो बड़ी सी स्पिरिट क्या थी? शाओ कहता है, सूचू ये तुम्हारे बारे में पूछ रही है। हम देखते हैं कि सूचू इनके पीछे ही होता है जो कि घोड़े पर इनके साथ ही चल रहा था। शाओ उसे बताता है कि इसका नाम सूचू है और ये एक ब्रेव वॉरियर है जो कि हमारी फैमिली के साथ काफी लंबे टाइम से काम कर रहा है और अब ये मेरे साथ काम करता है और राक्षसा स्ट्रीट में जितनी भी इविल स्पिरिट्स हैं उन्हें ये भगाने में मेरा साथ देता है। और शाओ उसे ये भी बताता है कि जिस इंसान के पास गार्डियन स्पिरिट होती है सिर्फ वही राक्षसा स्ट्रीट में एंटर कर सकता है। कुछ लोगों को जन्म से ही गार्डियन स्पिरिट मिली होती है, लेकिन कुछ लोग हार्ड वर्क और अच्छे काम करके गार्डियन स्पिरिट को समन कर लेते हैं। अगर किसी की गार्डियन स्पिरिट एक सर्टेन लेवल तक पहुंच गई तो कांस्टेबल खुद उसे मनाने के लिए आते हैं ताकि वो किसी एक स्ट्रीट का जनरल बन सके। और अगर कोई जनरल अपनी ड्यूटी पे मारा गया तो उसके स्पिरिट को स्पिरिट वर्ल्ड में जाने के लिए कुछ भी वेट नहीं करना होगा।
अब आगे बहुत सारे ज़ॉम्बीज थे। शाओ उसे बताता है कि रक्षासा स्ट्रीट के मेन गेट के पास सबसे ज्यादा ज़ॉम्बीज होते हैं। फिर क्या था, ये लोग इन्हें उड़ाते हुए आगे बढ़ने लगते हैं, जिसके बाद ये लोग पतली सी गली में एंटर कर जाते हैं और शाओ अपने स्कूटर को सीढ़ियों से ही नीचे उतार रहा होता है। शेलिंग ये देखकर काफी ज्यादा शॉक थी कि आगे कोई भी रास्ता नहीं है, बल्कि सामने एक दीवार है। लेकिन शाओ स्कूटर की स्पीड को और ज्यादा बढ़ा लेता है और ये लोग एकदम से दीवार से पार हो जाते हैं और अब ये ह्यूमन वर्ल्ड में पहुंच गए थे। अब इसने शेरलिंग को उसके घर पे भी ड्रॉप कर दिया था। शेरलिंग उसे थैंक्स बोलती है। अरे मैडम, मुझे तुम्हारे थैंक्स की कोई जरूरत नहीं है, मुझे इसके पैसे चाहिए। अबे ओ छापरी, तेरे अंदर बिल्कुल भी इंसानियत नहीं है क्या? तू हर चीज के पैसे लेता है। और भाई, इसे पैसे मिल भी जाते हैं, मतलब ये तो एक सिग्मा मेल है, इसे तो बस पैसों से मतलब है। शेरलिंग अब उससे ये पूछती है, क्या सेंगटोंग भी तुम्हारी तरह एक जनरल है? शाओ मना करता है, नहीं, उसे कांस्टेबल ने खुद यहाँ पे ह्यूमन वर्ल्ड में भेजा है ताकि वो गार्डियन स्पिरिट वाले लोगों को ढूंढ सके। पर शेरलिंग कहती है, क्या मेरे पास भी गार्डियन स्पिरिट है? शाओ अपने हाथ पे कुछ लिखता है और शेरलिंग उसे काफी आसानी से पढ़ लेती है। लेकिन जब वो एक राह चलते बंदे से ये पढ़वाता है तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि ये एक साइकिक लैंग्वेज में लिखा था। अब शाओ उसे बताने लगता है कि देखो, ये जो एक मैसेज था, ये एक साइकिक मैसेज था जिसे गार्डियन स्पिरिट वाले लोग ही पढ़ सकते हैं। अब शेरलिंग ये समझ गई थी कि जरूर इसके पास भी कोई गार्डियन स्पिरिट है। शाओ जाने से पहले ये कहता है कि आज के बाद कभी भी रक्षासा स्ट्रीट में मत आना, क्योंकि मैं सटोंग के किसी भी मामले में पड़ना नहीं चाहता। और दूर से सेंगटोंग ये सारा कुछ देख रहा होता है। फिर हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहां पर कुछ वर्कर्स शॉप का बचा हुआ खाना बाहर रख रहे थे और उन्हें ऐसा करते हुए काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि ऑनर ये खाना उन्हें भी दे सकता है। तभी हम शाओ को देखते हैं जो कि ये सारा कुछ देख रहा था और उन बॉक्स में शाओ को कुछ दूध के पैकेट भी मिलते हैं। लेकिन ऐसा करते हुए वो वर्कर्स उसे देख लेते हैं और वो उस पे चिल्लाने लगते हैं। तो शाओ एक ब्रेड फेंककर उस पे मारता है और वहां से भाग जाता है। पर इन वर्कर्स की बातों से हमें ये पता लगता है कि शाओ आए दिन यहाँ से खाना चुराता रहता है, पर इनको ये भी पता है कि ये रक्षासा स्ट्रीट के ब्रिज के नीचे रहता है। शाओ अपने भाई को दूध पिला रहा था, तभी उन वर्कर्स में से एक यहाँ पर पहुंच जाता है और इसका नाम था आटा। शाओ को ऐसा लगता है कि ये बंदा उसे पकड़ने के लिए आया है, तो वो उसकी घंटी बजा के यहाँ से भागने लगता है। आटा चिल्लाते हुए कहता है, अबे ओए दालचीनी, ये ले ले। और अगले सीन में शाओ मस्त ठूस के ब्रेड खा रहा होता है और उससे बात करने के बाद आटा को यह पता लगता है कि शाओ के मॉम डैड काफी टाइम से घर नहीं आए। आटा उसे यह कहता है, मुझे एक जगह पता है जहां पर तुम्हें खाने और कपड़े की कोई भी कमी नहीं होगी। शाओ पूछता है, क्या वो जगह रक्षासा स्ट्रीट से दूर है? आटा कहता है, हाँ। तो शाओ उसे मना कर देता है कि मैं यहाँ से दूर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे अभी भी अपने मॉम डैड का इंतजार है। और जाने से पहले आटा उसे अपना एड्रेस देके जाता है, अगर तुम्हारा मन बदल जाए तो तुम मेरे पास आ सकते हो। अब हर रोज शाओ अपने भाई को लेकर रक्षासा स्ट्रीट के सामने बैठा होता है, पर अपने मॉम डैड का वेट करता है। लेकिन एक दिन अचानक रास्ते से जाते हुए उसे अपने मॉम डैड दिख जाते हैं और जैसे ही वो उनके पास जाता है तो ये लोग कोई और थे जिन्होंने उनके मॉम डैड जैसे कपड़े पहने थे। पर एक रात बारिश के दौरान शाओ के पास कुछ पैसे थे, तो वहां के लोकल भिखारी उससे वो पैसे भी छीन लेते हैं। पर ऐसे ही शाओ काफी मुश्किलों से अपनी लाइफ को जी रहा था। पर अब विंटर भी आ चुका था और सर्दियों के कपड़े ना होने की वजह से शाओ के छोटे भाई की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। तो वो उसे जल्दी से हॉस्पिटल में लेके जाता है। क्योंकि इनके पास पैसे नहीं थे तो डॉक्टर इसके भाई का इलाज करने से मना कर देता है। अब शाओ के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, तो वो जल्दी से आटा के पास जाता है और उसे उन्हें वहां ले जाने के लिए कहता है जहां पर इसने बताया था। अब आटा उन्हें बिठा के वहां पर ले जाने लगता है। अब अगले सीन में एक लेडी शाओ को नहला धुलाकर उसे अच्छे कपड़े पहनाती है और उसे खाने के लिए कुछ खाना देती है। लेकिन शाओ को अपने भाई की चिंता हो रही थी, तो वो चुपचाप वहां से निकल जाता है। फिर हम आटा को देखते हैं जो कि यहाँ के ओनर से बात कर रहा था और इनकी बातों से हमें ये तो क्लियर हो जाता है कि आटा ने इन दोनों भाइयों को इस ओनर को बेच दिया है। लेकिन ओनर सिर्फ शाओ के ही पैसे देता है, क्योंकि उसके छोटे भाई की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी, तो वो उसे नहीं लेता और उसे बाहर फेंकने के लिए कहता है। तभी शाओ भी यहाँ पर पहुंच गया था और वो इनसे पूछता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो आटा उसे सारा कुछ समझा देता है। मैंने तुम दोनों भाइयों को यहाँ पर बेच दिया है, लेकिन मेरी किस्मत खराब है कि ये तुम्हारे भाई को नहीं ले सकता, क्योंकि उसकी हालत काफी ज्यादा खराब है। तो अब हमें उसे बाहर फेंकना होगा। ये सुनकर भाई शाओ उस पे काफी ज्यादा चिल्लाता है, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। अगले सीन में हम शाओ को रस्सी से बंधा हुआ देखते हैं, जहां पर ये लेडी और ओनर उसे अच्छे से समझा रहे थे कि तुम्हें यहाँ पे ठीक से रहना चाहिए, जल्दी से कोई रिच फैमिली तुम्हें अडॉप्ट कर लेगी। वहीं
आटा इसके छोटे भाई को डस्टबिन में फेंक कर चला गया था। और यहाँ पे शाओ काफी ज्यादा पिटाई होने के बाद भी ओनर से उसके भाई को बचाने के लिए कहता है। वो बंदा कहता है कि बाहर बहुत ज्यादा ठंड है और तुम्हारा भाई अब नहीं बच पाएगा। ये सुनकर शाओ काफी ज्यादा रोने लगता है, लेकिन तभी उसे अपने डैड की बात याद आती है कि उसे किसी भी हालत में अपने भाई को प्रोटेक्ट करना है।